बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट वहीद अहमद जालामा टीचिंग हॉस्पिटल खुशदार आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकिनेटिक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्तों को भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। अभी हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है फार्माकोकिनेटिक्स। फार्माकोकिनेटिक्स हम लोग इसका मीनिंग पहले ही पढ़ चुके हैं कि फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स और किनेटिक्स का मतलब होता है काइनेसिस, यानी कि ड्रग्स का मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होता है, इसका एक प्रिंसिपल होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब इसका द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स एंड फैक्टर्स एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। यानी फार्माकोलॉजी में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। और इसके साथ साथ जो मैकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, मैकेनिज़्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैकेनिज़्म ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है और मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन, ये हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा, जो फैक्टर्स एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, जो फैक्टर मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करते हैं, जो फैक्टर जो है ना एक्सक्रीशन को मतलब इफ़ेक्ट करते हैं ड्रग्स की, तो हम लोग वो अवामिल भी पढ़ेंगे, वो फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको बयान करना चाहें तो यानी कि ड्रग्स हमारे जिस्म के अंदर कैसे जाता है और वहाँ से वो खारिज कैसे होता है। तो ये चीज़ को समझने के लिए हम लोगों के पास फार्माकोकिनेटिक्स में हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म और चौथा है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। अच्छा, ये जो ऊपर वाले 2 चीज़ें हैं, एक है एब्जॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ना ज़्यादातर डिपेंड करते हैं ड्रग्स के फार्मूलेशन के ऊपर। आया वो ड्रग्स लिपिड सॉल्यूबल है, आया वो ड्रग्स वाटर सॉल्यूबल है, तो ये मतलब उसकी फार्मूलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मतलब वो फार्मूलेशन मतलब उसको बताता है कि मतलब कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना। अच्छा, अभी यहाँ पे एक आप लोगों के सामने एक पिक्चर दिया हुआ है फार्माकोकिनेटिक्स, यानी द प्रिंसिपल ऑफ एडमी। एडमी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। यहाँ पे एक दिया हुआ है मेडिसन का, जो उसने पिक्स दिया हुआ है, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें उसने दिया है कि एक मेडिसन है जिसको हम लोग मून के ज़रिए ले रहे हैं। जैसे ही मून के ज़रिए हम लोग उसको ले लेते हैं तो फिर उसके बाद वो क्या होता है कि उसकी हमारे मैदे में जाएगा, वहाँ पे उसकी डिसोल्यूशन हो जाएगी। डिसोल्यूशन के बाद उसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगी। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि वो हमारे मैदे से जो छोटे छोटे उसके जो क्या बोलते हैं दीवारें होती हैं, वहाँ पे कैपिलरीज होते हैं, वहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और ये ब्लड में चला जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्प्शन के बाद ये जो तीर के निशान उसने दिए हैं कि वो मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि वो ट्रांसपोर्ट होता है, हमारे मुख्तलिफ टिश्यू में ले जाता है उसको। फिर टिश्यूज़ में जाने के बाद वो यहाँ पे सफ़र करते हुए आ जाता है हमारे जगर में। जगर क्या करता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करता है, और मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उसकी तोड़फोड़ होती है। और तोड़फोड़ के बाद जो है ना वो कैसे होता है, हमारे जिस्म से ड्रग्स खारिज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये छोटा सा जो है ना आप लोगों के लिए ये डायग्राम है, ये समझाने के लिए। अच्छा, अभी एक और डायग्राम है यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन यानी कि ड्रग अपने डोजेज फॉर्म में है। डोजेज फॉर्म का मतलब होता है वो कैप्सूल फॉर्म में है, या वो टेबलेट फॉर्म में है, या वो जो है ना किसी और फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है। हम लोग उसको ले लेते हैं, वहाँ से वो क्या होता है, उसकी डिसोल्यूशन होती है। डिसोल्यूशन से क्या होता है, यानी जो हल हो जाता है हमारे जिस्म के अंदर या मैदे के अंदर, वहाँ से वो अपने उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना रिलीज़ हो जाते हैं ड्रग्स के,
सोल्यूशन फॉर्म में, फिर वहाँ से वो जज्ब होके जाते हैं कहाँ पे, ब्लड में। ब्लड में तो ड्रग्स फ्री स्टेट में होता है, और कुछ ड्रग्स प्रोटीन के साथ बाउंड करते हैं, और कुछ ड्रग्स जो है ना अपने साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं, और कुछ ड्रग्स हमारे टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे जाने के बाद, अपना काम करने के बाद वापस हमारे ब्लड्स में आ जाते हैं। ब्लड्स में आने के बाद क्या होती है, उनकी बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मीटाबॉलिज्म। मीटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, या वो यूरिन के ज़रिए, या वो बाइल के ज़रिए, या फीसिस के ज़रिए, या हमारे स्वीट के ज़रिए, या सलाइवा के ज़रिए हमारे जिस्म से उसकी क्या होती है, ड्रग्स की जो है ना लास्ट जो हम लोग बोलते हैं एक्सक्रिएशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ये चारे जो अवामिल हैं, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इनको हम लोग डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला हमारा है एब्जॉर्प्शन। अभी हम लोग देखते हैं कि ड्रग्स एब्जॉर्ब कैसे होती है हमारे जिस्म में। यानी एब्जॉर्प्शन का क्या है कि इज़ द पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू सेल मेम्ब्रेन टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन। एब्जॉर्प्शन का जो टेक्निकल डिफिनेशन है वो ये है कि यानी कोई भी मेडिसन, उसको हम लोग मतलब वो किसी भी वो रूट के ज़रिए दे देते हैं, वो जो सेल होते हैं, सेल्स के मेम्ब्रेन से जज्ब होकर अपने साइट ऑफ एक्शन तक जानते हैं। इस अमल को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अभी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है कि ये जो है ना एक रास्ता है। ड्रग्स क्या है, वो जो है ना एक मुसाफिर है, और जो है ना एब्जॉर्प्शन उसके ट्रेवल करने का हम लोग उसको एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे कि कोई एक मुसाफिर एक जगह से मतलब वो ट्रेवल करना शुरू कर जाता है, तो जो मतलब ट्रेवल करता है उस ट्रेवल को हम लोग मतलब ड्रग्स के ट्रेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जो पैसेज यानी इसकी रवानगी, अब्जॉर्प्शन वो इसके ट्रेवल के जो प्रोसेस होते हैं, वो ड्रग्स भी इसी तरह मतलब ट्रेवल करता है, लेकिन उसका मेकेनिज़्म आम मुसाफिर के मेकेनिज़्म से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है? अच्छा, इसको क्या होता है, ऑल दीज प्रोसेसेस इन्वॉल्व पैसेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स अक्रॉस वेरियस बैरियर्स like the intestinal epithelium, cell membrane and so on to reach the site of action। ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों ने बस जैसे ही ड्रग्स को जो है ना दाखिल किया जिस्म के अंदर, वो डायरेक्ट जाके अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुंच गया। इसको मुख्तलिफ बैरियर्स, मुख्तलिफ रुकावटें पार करने होते हैं ड्रग्स मालिक्यूल्स को, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं जा सकता है। सबसे पहले वो क्या करता है, हमारा जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होता है वो उसको क्रॉस करता है, फिर उसके बाद जो है ना ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद जो साइट ऑफ एक्शन के जो एरिया में जाता है, वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मतलब मुख्तलिफ बैरियर्स को क्रॉस करके अपने साइट ऑफ एक्शन तक पहुँच जाता है। अच्छा, ये अवामिर कैसे होते हैं? अभी हम लोग देखते हैं कि मेकेनिज़्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के जो जज्ब होने के तरीक़ेकार क्या होता है, वो जो है ना हमारा जो ड्रग्स होता है वो 4 तरीक़ों से उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। पहले तरीक़े को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन, दूसरे तरीके को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तीसरे को बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चौथे को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। इनको हम लोग डिटेल के साथ आगे पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा ड्रग्स के अब्जॉर्प्शन का तरीका है वो है सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, अभी सिंपल डिफ्यूजन क्या है? दिस मैकेनिज्म डज नॉट यूटिलाइज एनर्जी। इसका सबसे अहम बात यह है कि इस अमल में कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होता, ये चीज़ जहन में रखना चाहिए। अच्छा, ये फिर कैसे होता है? ये जो है ना इसको क्या चीज़ मतलब हेल्प करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि जो मिकदार में फ़र्क। कहाँ पे मिकदार में फ़र्क? अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल है, सेल का जो मेम्ब्रेन है उसके एक तरफ ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है। ड्रग्स जो है ना ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है दो कंपार्टमेंट में, यानी एक कंपार्टमेंट में उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दूसरे कंपार्टमेंट में कम है, तो वो ज़्यादा से कम की तरफ ड्रग्स जाएगा। वेयर ड्रग्स मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा एक मेम्ब्रेन के आर पार। तो इस अमल को हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन। अच्छा, ये भी दो तरीक़ों से होता है। कुछ ड्रग्स होते हैं, हम लोग ने पहले भी आप लोगों को बोला कि जो एब्जॉर्प्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ड्रग्स के फार्मूलेशन से। फार्मूलेशन का मतलब होता है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है या लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। अगर कोई वाटर सॉल्युबल ड्रग्स है या आयोनाइज्ड या पोलर ड्रग्स है तो वो कैसे जो है ना मेम्ब्रेन को पार करता है? वो जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन चैनल्स होते हैं जिनको हम लोग पोरीन या एक्वस चैनल कहते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स वहाँ से पास होते हैं। और लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर का बना हुआ है, लिपिड सॉल्युबल या नॉन आयोनाइज्ड या नॉन पोलर जो ड्रग्स होते हैं वो जो है ना मेम्ब्रेन को डायरेक्ट वहाँ से पास होते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो है ना मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिपिड का बना हुआ है, वो वहाँ से आसानी से पास हो सकती है। अच्छा, अभी हमारा जो एब्जॉर्प्शन का दूसरा प्रोसेस है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दिस मोड ऑफ ड्रग एंट्री इन्वॉल्व स्पेसिफिक प्रोटीन दैट स्पेन्स द मेम्ब्रेन, यानी कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है ना बने हुए होते हैं, उनको हम लोग कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। तो उस प्रोसेस के ज़रिए ड्रग्स मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है। उसमें क्या है कि दिस इज़ एनर्जी डिपेंडेंट एंड ड्राइवन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मतलब ऐसे सिंपल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस के बाद जो है ना क्या होता है, इससे एनर्जी रिलीज़ होता है, उस मेम्ब्रेन के उस प्रोटीन को मिल जाता है, फिर वहाँ से ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की इजाज़त मिल जाती है, ड्रग्स जाता है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इसको आप लोग देखते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन उसने दिया है, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, और इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो वाला तरफ है आप लोग देखें वहाँ पे ड्रग्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। तो ड्रग्स नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है और इसमें मतलब किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और ड्रग्स यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसका अगर आप लोग एग्जांपल देखें तो ड्रग्स हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट की शर्त में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और यहाँ पे जो है ना एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो रही है और यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना डायग्राम आप लोगों को दिया है, इसको मतलब समझने की कोशिश करें। अच्छा, आगे हम लोग चलते हैं इनके दरमियान डिफरेंस, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ड्रग्स मूव करता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ड्रग्स मूव करता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में किसी कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में ड्रग्स को कैरियर की ज़रूरत होती है। ये जो है ना सेलेक्टिव भी नहीं है और सेचुरेबल भी नहीं है, और लेकिन ये सेलेक्टिव भी है, सेचुरेबल भी है, क्योंकि ये ड्रग्स उस एरिया पे मतलब फ्लो कर सकते हैं कि जिस एरिया में
उसका जो रिसेप्टर मौजूद होता है वो उसके साथ अटैच होके जो मतलब जा सकता है। और सैचुरेबल का मतलब ये है कि अगर कोई ड्रग्स पहले से अटैच है, वो जगह ऑक्यूपाई है, वो प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन जो है ना वो उसका जगह ऑक्यूपाई है, तो नया ड्रग उसके साथ अटैच नहीं हो सकता। अच्छा, पैसिव ट्रांसपोर्ट के केस में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अच्छा, अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रोसेस की तरफ। अब्जॉर्प्शन का जो तीसरा अमल है उसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ अ फॉर्म ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये जो है ना फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है जिसमें क्या होता है कि द पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट guided by the presence of an other molecule, usually an integral membrane protein forming a pore or channel। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा होता है कि इसमें मतलब ये फ़र्क है कि यहाँ पे ड्रग्स जो है ना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, जैसे कि हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो है ना केस में पढ़ा था या सिंपल डिफ्यूजन के केस में। लेकिन उसमें कोई जो है ना मॉलिक्यूल या मतलब कैरियर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में सिर्फ ये फ़र्क है, इसको और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान क्या फ़र्क है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या है कि मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए? इनको एक फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है और वो आमतौर पर क्या होता है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या कि मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, वो मतलब फोर्स बनाते हैं मेम्ब्रेन के दरमियान। ठीक है ना? यहाँ पे देखें इनके दरमियान फ़र्क। अभी देखें ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसमें मतलब क्या होता है? इसमें जो देखें कि यहाँ पे भी मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना यहाँ डिफ्यूजन के केस में डायरेक्ट उसके मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर ही जाती हुई जो है ना मूव कर रहे हैं। एक दफ़ा जो है ना इसका जो मुंह खुल जाता है, यहाँ पे अटैच होने के बाद जो है ना मतलब आ जाता है, ठीक है, नीचे। अच्छा, अभी हम लोग एक और प्रोसेस पढ़ेंगे, चौथा है, वो है उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है इनसाइड, साइटोसिस का मतलब होता है सेल, यानी कि कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर, यानी कि वो डिफ्यूजन मिफ्यूजन वगैरह के अलावा इससे डायरेक्ट मतलब कैसे जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग अ सब्सटेंस और पार्टिकल फ्रॉम आउटसाइड द सेल बाय इनगल्फिंग इट विद द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है जब कोई भी पार्टिकल हो या कोई भी मतलब कोई मॉलिक्यूल का टुकड़ा हो, ये सबसे पहले जैसे ही सेल के साथ अटैच होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, सेल जो है ना अंदर की तरफ उसकी जो बल्जिंग होती है, बल्जिंग के बाद इसको पूरे जो है सेल मेम्ब्रेन यानी सेल का जो मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर लपेट के अपने अंदर ले जाता है। ठीक है ना? इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ठीक है? और फिर इंडोसाइटोसिस के दो अवामिल होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे दो किस्म होते हैं, एक को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, एक को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग, सेल किसी चीज़ को खा जाता है, जैसे कि कोई डिज़ाल्व मटेरियल है वो सेल के अंदर चला जाता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना उसके ऊपर एक होल बना देता है और उसके बाद जो सॉलिड मटेरियल है उसको अपने अंदर ले जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। और जो पिनोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है ना फोल्ड हो जाते हैं और इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, इसमें डिज़ाल्व लिक्विड फॉर्म में होती हैं और
फेगोसाइटोसिस में मतलब कोई सॉलिड फॉर्म मतलब चीज़ सेल के अंदर चला जाता है, और पिनोसाइटोसिस मतलब ड्रिंकिंग, यानी कि कोई चीज़ है वो सॉलिड नहीं है बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में है, तो सेल अपने अंदर ले जाता है, तो उसको इनगल्फ करने के बाद तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। अच्छा, अभी एक और इसका अमल है इंडोसाइटोसिस का, उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। अच्छा, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस क्या है? ये जो है ना एक्सट्रीमली सिलेक्टिव प्रोसेस है। इसमें आम मटेरियल नहीं जा सकते, इसमें वो मटेरियल जा सकते हैं कि जो अपने जो प्रोटीन रिसेप्टर है, हर मटेरियल का एक स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर है, वो उस रिसेप्टर के साथ अटैच हो सके, तब वो मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। वैसे आम मतलब चीज़ें मतलब नहीं जा सकती इसमें। दिस specificity is mediated by receptor protein located on the dispersed area of cell membrane called coated pits। इनको हम लोग coated pits कहते हैं। ख़ास किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। और द साइटोसोल सरफेस ऑफ coated pits इज़ कवर्ड बाय कोट प्रोटीन। और इनका जो साइटोसोल अंदर वाला जो सरफेस है, वो इसके ऊपर एक होल चढ़ा होता है, जिसको हम लोग कोट प्रोटीन भी कहते हैं। और रिसेप्टर मेडिएटेड जो इंडोसाइटोसिस होता है, सेल वॉल विल ओनली टेक इन एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर मॉलिक्यूल्स if it bind to its specific receptor protein on the cell surface. Once bound the coated pit on which the bound receptor protein is located, then invaginate or pinch to form a vesicle। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो पार्टिकल है वो जाके जो है ना उसके साथ अटैच हो जाता है। ये है, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जैसे ही सबसे पहले जो है ना वो प्रोटीन है, अभी यहाँ पे आप देख लें कि एक रिसेप्टर है, और रिसेप्टर के साथ जो स्टार की तरह का जो पार्टिकल है वो आ रहा है, वो स्टार वाला अपने स्टार वाले उसके साथ अटैच होके, फिर उसके बाद जो है ना सेल जैसे ही अटैच हो गया, और उसके बाद जो कोटेड पिट्स होते हैं, जैसे कि नीचे उसने नाम लिखा हुआ है, इसी तरह वो जो है ना आपस में एक होल चढ़ाते हैं, जैसे इसने जो कांटे की तरह दिया गया है यहाँ पे। तो उसके बाद उस पार्टिकल को अपने अंदर जो है ना लपेट कर, इसको हम लोग कोटेड वेसिकल कहते हैं। तो इस अमल से जैसे ही कोई पार्टिकल सेल के अंदर चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस। ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं अपने ऑब्जर्वेशन के दूसरे वो हिस्से की तरफ, वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है? एक होता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम डोजेज फॉर्म। यानी ड्रग्स किसी भी डोजेज फॉर्म में हो तो उसका रेट और एक्सटेंट। रेट का मतलब ये होता है कि वो वक़्त के साथ साथ, यानी उसका वो अब्जॉर्प्शन जल्दी होती है, कम वक्त में होती है या ज़्यादा वक्त में। और एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि उसका कितना मिक़दार मतलब जज़्ब होता है, उसके मिक़दार के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मतलब इसकी इतने वक्त में कितना ड्रग्स जज़्ब होता है। तो वो जो है ना मिक़दार को ज़ाहिर करता है, और रेट जो है ना उसकी टाइमिंग को ज़ाहिर करता है। इट इज़ मेजर ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ अ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। यानी कि कोई ड्रग्स जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में वहाँ पे पहुँच जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो अवेलेबिलिटी। यानी कि the quantity of drug reaching the systemic circulation divided by the quantity of drug administered। यानी हम लोगों ने किसी पेशेंट के अंदर कितना ड्रग्स दाखिल किया, सर्कुलेशन में कितना ड्रग्स मौजूद है, हमने कितना दाखिल किया और सर्कुलेशन में कितना मतलब जाता है। अब इसको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर हम लोगों ने किसी को रग के ज़रिए कोई इंजेक्शन दे दिया,
तो हमें पता है कि इसमें जो एब्जॉर्प्शन होती है वो 100% होती है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये डायरेक्ट सर्कुलेशन में, ब्लड में चला जाता है ड्रग्स ना, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। लेकिन अगर हम लोगों ने मून के ज़रिए जो है ना कोई मेडिसिन दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे पहले जाके मैदे में उसकी डिसोल्यूशन हो जाती है, डिसोल्यूशन के बाद ये जाता है हमारे इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के वाल को उसको क्रॉस करना पड़ता है, उसके मुख्तलिफ बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, फिर उसके बाद वो ब्लड में जाता है। तो जाहिर सी बात है उसमें ड्रग्स का जो कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, तकरीबन वो 100% से कम होता है। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है कि साइक्लोस्पोरिन की बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम लोगों ने साइक्लोस्पोरिन आईवी यानी इंट्रावीनस रग के ज़रिए दिया तो 100% है, और अगर हम लोगों ने मून के ज़रिए दिया तो 25% है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई आईवी डोज, यानी कि जो इंट्रावीनस है वो 4 गुना ओरल डोज से ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं वो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की मॉलिक्यूलर वेट है। दूसरा ड्रग्स का फार्मूलेशन है। ईज ऑफ डिसोल्यूशन, solution is greater than suspension, suspension is greater than capsule, capsule is greater than tablet। यानी कि ड्रग्स की फार्मूलेशन, फार्मूलेशन का मतलब होता है ड्रग्स कितनी देर में डिज़ाल्व होता है मैदे के अंदर। जैसे कि सोल्यूशन हमें पता है उसको डिज़ाल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है, सोल्यूशन की डिसोल्यूशन ऑलरेडी 100% है, वो सिर्फ उसको डायरेक्ट जज्ब होना पड़ता है। लेकिन जो सस्पेंशन है उसको जो है ना थोड़ा सा डिज़ाल्व होना पड़ता है, डिज़ाल्व होने के बाद मतलब थोड़ा सा वो मतलब कम टाइम में डिज़ाल्व होता है। लेकिन कैप्सूल सस्पेंशन के केस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, और टेबलेट कैप्सूल के केस में ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है। अच्छा, ये फैक्टर हो गया ड्रग फार्मूलेशन, ये भी मतलब उसको बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। और जो तीसरा है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग्स, यानी ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी। कुछ ड्रग्स होते हैं कि वो हल होते हैं, कुछ हल नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है जो हल नहीं होते हैं तो वो मतलब जज्ब नहीं होते, और जज्ब नहीं होते हैं तो फिर वो हमारे वहाँ पे उनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है या कम हो जाती है। और केमिकल इंस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक पीएच, यानी कुछ ड्रग्स होते हैं उनको हम लोग वहाँ पे यानी टेबलेट कैप्सूल या सस्पेंशन के फॉर्म में नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि जैसे कि पेनिसिलिन है और इंसुलिन है, इनको हम लोग डायरेक्ट ब्लड में या मतलब सबक्यूटेनियस देते हैं। उनकी वजह यह है कि अगर हम लोगों ने ये जो है ना ये प्रोटीन, ये जो इंसुलिन है वो तो प्रोटीन है, एक हार्मोन है, लेकिन इनको आर्टिफिशियली भी बनाते हैं। अगर इसको हमने मून के ज़रिए दिया तो हमारे गैस्ट्रिक पीएच इन दोनों चीज़ों को, जो पेनिसिलिन है और इंसुलिन है, इनको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो गए तो फिर उन मतलब हमारे कोई काम के नहीं रहेंगे और वो ब्लड में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एक्सक्रीट हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ आता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है कि रिड्यूस्ड बायो अवेलेबिलिटी, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है, वो बायो अवेलेबिलिटी को कम करता है। ये कैसे होता है? जैसे ही हम लोगों ने किसी ड्रग्स को सपोज़ हमने रग के ज़रिए दाखिल किया या मून के ज़रिए दाखिल किया, तो वो साइट ऑफ एक्शन में जाने से पहले वो जाता है हमारे जगर में। जगर क्या करता है, उस ड्रग्स को जो है ना डीएक्टिवेट करता है, या उसको डायरेक्ट मतलब डीएक्टिवेट करने के बाद बॉडी से जो है ना खारिज कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। यहाँ पे उसने जो है ना फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का एक वो दिया है। सपोज़ हमारा ये स्टोमक है राइट साइड पे, जैसे हम लोग ने इसको कोई ये ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, ये है मेडिसन। मेडिसन जाएगा हमारे स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद ये जाता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, यहाँ पे दिखा है कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में दाखिल हो जाती है, और यहाँ पे जाके वो लिवर में जाता है, और लिवर में जाने के बाद
उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाती है, और जैसे ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि ड्रग की कॉन्जुगेट बन जाती है, उसके साथ कोई और मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, तो उसको जो है ना डायरेक्ट जो फिर उसके बाद जो है ना वो हार्ट में चला जाता है, और जैसे ही उसकी कॉन्जुगेशन हो जाती है तो फिर ड्रग्स आसानी से हमारे किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाता है जल्दी से। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अच्छा, दूसरा है एरिया एंड वास्कुलरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जिस जगह सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा और वहाँ पे कैपिलरीज जितना ज़्यादा होंगे तो ड्रग्स की अब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगी। ठीक है ना, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ जो है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग्स, और उसकी वास्कुलराइजेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग्स हमारे इंटेस्टाइन से आसानी से जज्ब हो जाता है। अच्छा, रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी को डायरिया हो रहा है तो हम लोग उसको टेबलेट फॉर्म में मेडिसिन नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है क्योंकि उसको डायरिया का मतलब यह है कि ये ड्रग्स जो है ना जैसे ही हम लोगों ने दे दिया वो अब्जॉर्प्शन से पहले ही हमारे मैदे से निकल जाता है, क्योंकि हमारी उस वक़्त गैस्ट्रिक की इम्प्टिंग रेट ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो है ना कुछ ड्रग्स ये भी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। और एक और है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जिसको हम लोग ट्रांजिट टाइम कहते हैं। इसी तरह मैंने आपको मिसाल दिया कि डायरिया रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन को। और ड्रग इंट्रैक्शन, यानी कुछ ड्रग्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कुछ मेडिसिन होते हैं उनको हम लोग एसिड के साथ नहीं दे सकते, या एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग उसके साथ नहीं दे सकते, क्योंकि वो कुछ ड्रग्स होते हैं वो चिलेट बनाते हैं उनके साथ और वो जज्ब नहीं होते और बायो अवेलेबिलिटी उनकी ज़ीरो होती है। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि प्रेजेंस ऑफ फूड, जैसे कि हम लोग ओमिप्राजोल है, एसोमिप्राजोल है, या मैदे की जो ऐसे पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो मेडिसिन होते हैं उनको हम लोग फूड के साथ नहीं दे सकते, क्योंकि फूड उनकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी कम होता है। यहाँ पे कुछ समरी दिया है कि ज़्यादातर जो ड्रग्स होते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन पैसिव डिफ्यूजन के ज़रिए होता है, और लिपिड सॉल्यूबल जल्दी जज्ब होते हैं, और नॉन लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स मतलब उनको जज्ब होने में ज़्यादा टाइम लगता है, और जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो आसानी से जज्ब हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग्स। और जो वीक एसिड या वीक बेसिस होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है ना जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और जो स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेसिस जो होते हैं वो मतलब आसानी से जज्ब नहीं हो सकते। और जैसे ही मतलब स्ट्रांगर द एसिडिक एसिड्स कैन बी अब्जॉर्ब इन स्टोमक, जिन ड्रग्स की जो है ना एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है वो स्टोमक में आसानी से जज्ब हो जाते हैं, और ज़्यादातर जो ड्रग्स होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। और एक चीज़ फैक्टर आपको जहन में रखना है कि लार्जर सरफेस एरिया जो होती है ना उसके जो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ड्रग्स अब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होती है। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।